हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुष्का एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की 7 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की क्लास, जिसका मंत्र है तैयारी सक्सेस की। राइट। अब इस सक्सेस की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के न्यूज़पेपर की सबसे खास 3 न्यूज़ हैं जो आप लोगों को आपके कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए, उसमें नोट करना अति आवश्यक होगा। इसके ऊपर प्रोबेबल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज़। द एनसीआरबी रिपोर्ट 2022। राइट। तो पिछले साल 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने क्या कहा है, एनसीआरबी ने इंडिया के क्राइम रेट्स के लिए क्या टिप्पणी की है, इसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी है। अब ये रिपोर्ट जो है अपने आप में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी बताती है, कुछ चौंकाने वाले दृश्य भी हम सबके सामने रखती है, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो एनसीआरबी जो है, इट्स रिप्रेजेंट्स द एनुअल रिपोर्ट्स रिवील द हैरोइंग सर्ज इन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। इस बार के जो है उसमें बताया गया है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। कितनी बढ़ोतरी देखी गई है वो आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम क्राइम्स की बात करें तो ओवरऑल क्राइम्स में डिक्रीज हुआ है। तो देखते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अंदर क्या कहा गया है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द एनसीआरबी क्राइम रिपोर्ट 2022। तो ओवरऑल क्राइम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, सो टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमारे इंडिया में 58,000 कॉग्निजेबल क्राइम मतलब जो बहुत हीनियस क्राइम होते हैं जिसको क्राइम का नाम दिया गया है, तो 58 लाख क्राइम्स रिपोर्टेड किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं इन द इंडियन पीनल कोड एज वेल एज द स्पेशल एंड लोकल लॉज के अगेंस्ट। अगर हम लोग इस पॉजिटिव ट्रेंड को देखें तो 2021 के कंपैरिजन में 2022 में 4.5% की गिरावट देखी गई है। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल क्राइम की अगर बात करें तो इसमें गिरावट देखी गई है, लेकिन जैसा कि मैंने हेडलाइन में लिखा था, इससे पिछली स्लाइड में लिखा था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बढ़ोतरी देखी गई है। कितने परसेंट की वो देखेंगे, बट ओवरऑल क्राइम रेट में एज कंपेयर टू 2021 इंडिया में 4.5% का डिक्लाइन देखा गया है, विच इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। राइट। व्हाट इज द क्रिमिनल रेट है, तो क्रिमिनल रेट पर लाख पॉपुलेशन भी ड्रॉप हुई है फ्रॉम 446 इन 2021 टू 422 इन 2022। अब ये कोई आप ये कहेंगे सर 446 और 422 में क्या ही फर्क है, बट नहीं बच्चों, इसमें फर्क है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो 446 और 422 में करीबन 24 पॉइंट्स का अंतर है। अब 24 पॉइंट्स पर लाख पॉपुलेशन है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़। राइट। तो अगर आप लाख में जैसे 1 लाख पे करीबन हमारे जितने क्रिमिनल्स हैं वो है 422, बट यही आप 10 लाख में लेके जाएंगे तो और नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ेंगे, फिर और नंबर बढ़ेंगे। तो अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे तो ओवरऑल नंबर में भी भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। राइट। ये इट इज जस्ट लाइक अ सेक्स रेशियो, जहां पे कहते हैं कि भाई इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वहां पे 1000 मेल्स पर अराउंड 970 फीमेल्स हैं। तो लोगों को लगता है 30 ही तो कम है, बट इट्स नॉट 30 फीमेल्स ओनली जिसमें कम है। अगर आप 1000 को इंटू 10,000 करेंगे तो ये गैप भी बढ़ेगा, 30 का गैप 300 का हो जाएगा। राइट। यही अगर आप वापस लाख पे लेके आएंगे तो ये गैप 30,000 का हो जाएगा। यही आप 10 लाख मेल पॉपुलेशन पे लेके आएंगे तो करीबन 3 लाख फीमेल पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और यही आप करोड़ों में जाएंगे वापस तो करोड़ों में ये संख्या कम होती चली जाती है। इसीलिए फीमेल्स के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और समग्र शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों को पढ़ाना, मातृत्व योजना, ये सारी योजनाएं क्यों लाई गई हैं, ताकि गर्ल चाइल्ड के बॉर्न को थोड़ा यहाँ पे फेस्टिवल रूप में लिया जाए और टैबूज जो हैं, सोशल इविल्स हैं, उसको खत्म किया जाए। तो वैसे ही क्राइम पर लाख पॉपुलेशन 446 से 422 हुई है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड तो है, बट अभी भी इसमें कई सारे सुधार की गुंजाइश है फॉर श्योर। राइट। सेफेस्ट सिटी की अगर बात करें ट्रेंड के अनुसार तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है दैट कोलकाता एमर्जेस एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। और ये बहुत ये अच्छी बात भी है कि कई बार बंगाल की जो इमेज है ये हमें को न्यूज़ रिपोर्ट्स में अगर हम देखें तो बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे कम्युनल वायलेंस है, वहाँ पे ममता दीदी ने ये कर दिया, कई सारे पॉलिटिकल हर्ल्स फेंके जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। बट एनसीआरबी का डेटा अदरवाइज सजेस्ट करता है। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन द इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। दिस इज
one of the best result that you can always show, a political party can always show this, that our city is the safest city, right? अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो लीस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पर लाख पॉपुलेशन अमंग मेट्रोपोलिस कोलकाता में ही रजिस्टर हुए हैं। कोलकाता के साथ साथ दो और सिटीज कौन सी हैं? पुणे महाराष्ट्र और हैदराबाद, हैदराबाद जो तेलंगाना के अंदर आता है, सिक्योर्ड द थर्ड एंड द सेकंड एंड द थर्ड पोजीशन रेस्पेक्टिवली। ये बड़ी ही गर्व की बात है। और ये सारी कंट्रीज जो हैं, देखिए दीज आर द इकोनॉमिकल हब ऑफ इंडिया। पुणे, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, राइट, ये सारे जो हैं, भुवनेश्वर, दे आर द टूरिस्ट एज वेल एज द इकोनॉमिक हब ऑफ इंडिया। अगर यही सेफ नहीं होंगे तो इंडिया की जो ओवरऑल छवि जाती है फॉरेन में, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। तो इसलिए ये आप लोगों की कॉपी में नोट होना चाहिए कि विच 3 cities आर द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। फर्स्ट इज कोलकाता, सेकेंड इज पुणे एंड थर्ड वन इज हैदराबाद, राइट। लेट्स कम टू द साइबर क्राइम्स। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा कि करंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि जैसे जैसे डिजिटल एरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऑफ ऑल द सर्विसेज, ऑफ ऑल द थिंग्स, इसके साथ साथ हम लोगों को उसी के रिलेटेड साइबर क्राइम भी जो हैं, साइबर क्राइम में भी कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। और साइबर क्राइम्स के केसेस को देखने के लिए हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये चीज़ है कि साइबर क्राइम को कम कैसे किया जाए। और इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाओं को भी लेके आए हैं, जैसे CCNTS या CCTNS, और जो हैं ये सारे साइबर सेल ट्रैकिंग नेटवर्क सर्विसेज, इन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारा काम कर रही है। इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड कर रही है, सिक्योरिटी लेयर ऑर्गेनाइज कर रही है, पासवर्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रही है, कोई भी जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम कर रही है कि जो इंडिया के जो लोगों का डेटा है, सिटीजन का जो डेटा है, ये किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये उनका कोर फिलॉसफी है। अगर हम NCRB की रिपोर्ट देखें तो साइबर क्राइम्स के अंदर भी 24% का इजाफा हुआ है। इट इज सर्ज्ड बाय 24%। नाउ इट्स द ह्यूमंगस नंबर। 24% बढ़ना मतलब हमारा जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क जाता है कि हम हमारे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। क्योंकि 2021 में जो साइबर केसेस थे, एज पर द रिपोर्ट इट वॉज 52,974, मतलब लगभग 53,000, बट एज ऑफ टुडे इट इज 65,800। सो करीबन 66,000 केसेस हमें साइबर क्राइम के अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग कि जहाँ पे 64% केसेस जो हैं वो साइबर फ्रॉड के हैं। और ये आप लोगों को आए दिन आते रहते होंगे, सर लोन ले लीजिए, आपका खाता खुला है, लॉटरी लगी है, फलाना ढिंका, आपका ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला है, ये सारा चल रहा है। तो पुलिस को या हमारे साइबर सेल के एक्टिविस्ट को इन सब के ऊपर एक पूरे इंस्टीट्यूशनल तरीके से इसके ऊपर कमर कसनी होगी, वरना इंडिया में भी साइबर फ्रॉड बहुत बड़े बड़े लेवल पर होंगे, राइट। आते हैं नेक्स्ट, सुसाइड एंड कॉजेज। सुसाइड्स के अंदर बात करें तो इंडिया में 2022 में इंडिया में 1.7 लाख सुसाइड केसेस हम लोगों को देखने को मिले हैं, जो 2021 के कंपैरिजन से 4% ज़्यादा हैं। तो सुसाइड केसेस भी भारत के अंदर बढ़े हैं। देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये वर्ल्ड का डेटा कहता है कि भले ही जैसे जैसे हमारी कंपनी की GDP बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, बट वैसे वैसे लोगों के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को सुविधाओं की आदत होगी। तो इन सुविधाओं की आदत के ऊपर लोग लोन लेंगे, लोग अपने लीजर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, और लोग अगर अपने लीजर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो फिर इसका क्या होगा, ये हमारे लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और इसी वजह से हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारी जो सुसाइड रेट्स हैं इसको भी हम कैसे कम करें। अगर आपको मैं इंटरनल इसमें बात करूं तो आउट ऑफ 1.7 लाख केसेस, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इंडिया के कल्चरल वैल्यू के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो फैमिली प्रॉब्लम्स के नाम पर हो रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स के नाम पर केसेस हो रहे हैं। अब ये कितनी दुख की बात है कि फैमिली केसेस के नाम पर प्रॉब्लम हो रहे हैं। It is about the family problems, marriage related problems, bankruptcy and indebtedness is the major cause of the suicide in India. अब ये कोई अच्छा नहीं है, राइट। एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि जब हम
जो पुराना भारत था वो पहले गांव में रहता था और आज का जो भारत है वो तनाव में रहता है। तो गांव में रहना हमें शायद भाया नहीं, क्योंकि हम लोग शायद ज़्यादा जी रहे थे, हम तनाव में रहने लग गए, है ना। तो पहले का भारत गांव में रहता था और आज का भारत तनाव में रहता है। तो क्या प्रेफर करेंगे आप, गांव या तनाव, या आप लोग डिसाइड करें। बट एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है फैमिली प्रॉब्लम्स आर द मेजर कॉज ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया। तो इसके ऊपर हमें सोशल वेलबींग के ऊपर काम करना ज़रूरी होगा। टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे सुसाइड सबसे ज़्यादा हैं कौन से हैं? पहला तमिलनाडु, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा कर्नाटक, सॉरी महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट वन। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पे आता है कर्नाटक। सो महाराष्ट्र, एज यू ऑल नो, इट इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल, बहुत बूस्ट करता है महाराष्ट्र इंडिया की इकोनॉमी को। महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस होते हैं और यही हमें सही करना होगा। सेकंड नंबर पर देखते हैं व्हाट वर द क्राइम्स अगेन एससी एंड एसटी की रिपोर्ट क्या कहती है। अगर क्राइम्स अगेन एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है एससी और एसटी ट्राइब के अंदर। स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना ने 2021 के कंपैरिजन में 2022 में सर्ज देखा है इन द क्राइम्स अगेंस्ट एससी एंड एसटी। और ये भी वापस एक अलार्मिंग डेटा है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन अच्छा है, बुरा है, इकोनॉमी के आधार पर देना चाहिए, कई सारे सोशल डिबेट्स हैं कि नहीं नहीं ये जो रिजर्वेशन है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ सियापा है। इन सब के अलावा आज भी अगर हम लोग ये पॉइंट अगर हम लोगों को लिखना पड़ रहा है कि क्राइम्स अगेंस्ट एससी एंड एसटी हो रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सोशल स्ट्रक्चर में अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है और ये आप लोगों को समझना होगा, ये एक सोसाइटी को समझना होगा। तो मैं मेरे सारे इंडिया के स्टूडेंट्स से ये आह्वान करता हूँ कि ये पॉइंट अगले 5 साल में यहाँ से गायब होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एससी एसटी, देयर शुड बी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। व्हाट इज़ एससी एंड एसटी? अगर आज भी हम उनकी जात देख के, उनकी कास्ट देख के अगर क्राइम कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, राइट। जैसा कि मैंने शीर्षक में लिखा था, देयर आर टोटल ऑफ 445,000 cases have been registered against women, which is 4% increase from 2021. Now this is an alarming rate again, that 4% से इजाफा होना, जहाँ पे हम लोग मातृ शक्ति की बात करते हैं, नारी वंदन अभियान बिल लेके आते हैं, वुमेन को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, नवरात्रि के दिन 9 दिन पूजा करते हैं, वहाँ पे अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की भी बात होती है तो भी ये हमारे लिए एक बड़े दुखदाई विषय है। तो ये चीज़ भी मैं मेरे बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन 2 टॉपिक्स को अगली एनसीआरबी रिपोर्ट में पब्लिश ना हो या फ्यूचर एनसीआरबी रिपोर्ट में पब्लिश ना हो, इसके लिए आपको काम करना होगा। एंड वी हैव टू क्रिएट एन एग्जाम्पल, ओवरऑल वी हैव टू क्रिएट एन एग्जाम्पल, राइट। और रीजंस क्या दिए गए हैं? क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, एज वेल एज किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ वुमेन, असॉल्ट ऑन वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी भी एक इसका कारण दिया गया है, राइट। अगर हम देखें क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करें तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग डेटा हमारे सामने आया है, दैट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी 8.7% से, वुमेन का 4% बड़ा है, एससी एसटी का इतना बड़ा है, ओवरऑल इतना बड़ा है। लेकिन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में 9%, करीबन 8.79% का इजाफा देखने को मिला है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न, दैट हमारे यहाँ पे बच्चे भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं। लास्ट, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन अगर देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 9%, 9% से ये बड़ा है, राइट। तो ओवरऑल क्राइम में घटा है, बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन बड़ा है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बड़ा है, क्राइम अगेंस्ट जो सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स है तब बड़ा है, साइबर क्राइम बड़ा है, क्राइम अगेंस्ट एससी एसटी है वो बड़ा है। लेकिन ओवरऑल रिपोर्टिंग कम हुई है, इसलिए ओवरऑल केसेस कम हुए हैं, बट ये बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए अलार्मिंग बात है, राइट। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द थर्ड केस, राइट। सो क्राइम अगेंस्ट, दैट्स द सेम थिंग, राइट। नाउ
व्हाट इज एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, क्या है? ये आप लोगों के कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो आईएएस लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आरएस लेवल का एग्जाम हो. व्हाट इज एनसीआरबी? एनसीआरबी इज सेट अप इन 1986, which is a repository for the information about the crimes and criminals. इंडिया में जितने भी क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स हैं उनकी एक रेपोजिटरी है जो एनसीआरबी को एक डेटाबेस मेंटेन करना होता है. What committee recommends this the making of this bureau? The committee based on the recommendation of टंडन कमेटी, राइट? जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर इसे बनाया गया था एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट? इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीआरबी के डिविजन्स कितने हैं? इट हैज 4 डिविजन्स. व्हाट आर द 4 डिविजन्स? फर्स्ट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, CCTNS. दूसरा है क्राइम स्टैटिस्टिक्स. तीसरा है फिंगरप्रिंट्स एंड 4 है ट्रेनिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 4 प्राइम डिविजन्स ऑफ द एनसीआरबी. फर्स्ट इज CCTNS, क्राइम स्टैटिस्टिक्स. तीसरा फिंगरप्रिंट्स एंड चौथा ट्रेनिंग. व्हाट आर द पब्लिकेशंस ऑफ एनसीआरबी? जैसा अभी हमने देखा, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो है सबसे पहला क्राइम्स इन इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश करता है. दूसरा एक्सीडेंटल डेथ्स. तीसरा है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड. तीसरा है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, प्रिजन में क्या स्टैट्स है. एंड दूसरा ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया. सो 4 रिपोर्ट्स इट पब्लिशेस, 4 रिपोर्ट्स इन इंडिया. क्लियर? सो 4 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ एनसीआरबी? अगर आप देखेंगे तो यू कैन pause the video here and you can read out all these things कि भाई क्या हैं. there are it collects the data from the 15,000 police station and 6,000 high offices. पब्लिश करता है ताकि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके. इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ नेशनल वेयर हाउस ऑफ ऑल द डेटा इन इंडिया, राइट? इसके अलावा डेटा कंपाइलेशन जो है 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का डेटा कंपाइलेशन ये करता है, राइट? सो दिस इज द डिटेल अबाउट द एनसीआरबी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड न्यूज ऑफ द today's news. Garba of Gujarat, one of the most important news of today, students, is the Garba of Gujarat. Why it is in the news, right? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है दैट आज से 4-5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक फंक्शन था गुजरात में, राइट? एंड ही हैज़ टू टेल द फॉरेन डेलीगेट्स कि क्या चीज़ उनको, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, दैट क्या चीज़ उनको जो है, मतलब ही हैज़ टू टेल द फॉरेन डिग्निटरीज that what is Garba is all about. देखिए, the vision of the current prime minister is very much, मैं किसी political party की तरफ अलाइन नहीं हूँ, but the way prime minister Modi projects the Indian values, Indian heritage, it is truly magnanimous, right? So ये event था around 4-5 साल पहले का कुछ event था. So the United Nations representatives were present in India, and in that meeting Prime Minister Modi was explaining that what is Garba and what is actually Garba होता भी नहीं है. The true meaning or the true pronunciation is Garbha. It's not Garba, it's Garbha. Garbha means गर्भ. It's not a. ये अंग्रेजों की दी हुई एक अलग से मात्रा है जो हम आज़ादी के 70 साल बाद भी कैरी करके चल रहे हैं. So it's not गर्भा, it's गर्भ, right? और गर्भ मतलब वूम्ब. तो गर्भ का मतलब होता है कि हम 9 दिन 9 महीने, जो सृष्टि का 9 प्लैनेट्स हैं, तो जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चा डेवलप होता है, वैसे हमारे अंदर भी न्यू एनर्जी का डेवलपमेंट हो, विथ एंथुजियाज्म, विथ विगर, हम लोग आगे बढ़ें और एक नई ऊर्जा के साथ काम करें, एक नई ऊर्जा का संचालन हो. तो इट्स 9 डे फेस्टिविटीज़ इन गुजरात. ये फोक डांस है. पर लेकिन अगर मैं किसी को ये बोलूँ या प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी एक फॉरेन गेस्ट को ये बोलें कि यार है ना, गुजरात के अंदर हमारा एक फोक डांस होता है और 9 दिन तक चलता है और आप देखिए, एंजॉय कीजिए, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बच्चे बूढ़े सब आते हैं और गरबा रमवाणु करते हैं और बहुत मज़ा आता है. बट लेकिन
यू कैन नॉट वो आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सामने वाला आपसे रिलेट नहीं कर पाए, तो ये आपका बताना उसके लिए एक असफलता है। तो व्हाट प्राइम मिनिस्टर टोल्ड देम, सी दैट इज द रीजन कि हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव डिस्क्राइब्ड गरबा एज दी, जस्ट लिसन टू द वर्ड एंड दिस शुड बी इन योर मेंस एग्जामिनेशन भी आपके अंदर आना चाहिए। इट इज द लार्जेस्ट सनबर्न फेस्टिवल इन वर्ल्ड। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, द लार्जेस्ट सनबर्न फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, जो कितने दिनों के लिए चलता है, अराउंड 9 दिनों के लिए चलता है, फॉर 9 डेज। दुनिया के जितने सनबर्न फेस्टिवल्स हैं वो सब 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्स टू मैक्स 5 दिन चलते हैं, बट दिस इज द ओनली फेस्टिवल इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट सनबर्न फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। तो जैसे ही, क्योंकि सनबर्न फेस्टिवल जो है ये अमेरिकन कल्चर में, कैनेडियन कल्चर में, ऑस्ट्रेलियन कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में बहुत फेमस है ये वर्ड सनबर्न फेस्टिवल। तो कई लोग इससे रिलेट करते हैं कि अच्छा ओ सनबर्न फेस्टिवल। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव सेड दिस दैट इट इज द लार्जेस्ट सनबर्न फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड, तो लोगों को लगा लार्जेस्ट सनबर्न फेस्टिवल, उसमें यूनेस्को भी था। और उसका फायदा क्या हुआ बच्चों, कि जैसे यूनेस्को को ये चीज पता चली कि यार इट इज द लार्जेस्ट सनबर्न फेस्टिवल, तो यूनेस्को की एक लिस्ट है जिसका नाम है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। सो आज हाल ही में, कल की तारीख में, ऑन द 6th of December 2023, गरबा इज introduced in the UNESCO's intangible cultural heritage list, making the India's 15th cultural element to be added in this list। 15वां एलिमेंट है जो इसमें ऐड हुआ है। अब ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का मतलब होता है कि ये मानव सभ्यता के लिए, ये टेंजिबल मतलब होता है जो खत्म हो सकता है, इनटेंजिबल मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता। सो इट्स एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ये नाम आया है, मतलब ये मानव इतिहास के लिए कितनी बड़ी चीज है। और गरबा को इसके अंदर ऐड करवाना, विच इज द लार्जेस्ट सनबर्न फेस्टिवल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो यूनेस्को की ये लिस्ट क्या है, व्हाट इज दिस बिल इज ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस लिस्ट इज ऑल अबाउट। सो यूनेस्को डिस्क्राइब्स गरबा एज ritualistic and devotional dance performed during 9-day नवरात्रि फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ फेमिनाइन एनर्जी और शक्ति। ये यूनेस्को के वर्ड्स हैं जो हमारे भारत के एक किसी इसके ऊपर लिखे गए हैं, राइट। एंड व्हाट इज दिस यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, मैं आगे लिस्ट बताऊंगा आपको। गरबा के अलावा 14 और कौन कौन सी लिस्ट हैं इसमें। सो इट रिकॉग्नाइजेज एंड सेफगार्ड्स कल्चरल प्रैक्टिस, ट्रेडिशंस एंड नॉलेज एंड स्किल्स, जो किसी एक कल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसको ये सेफगार्ड करता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गरबा जैसी चीज़ अगर इसमें ऐड हुई है, इंडिया की कई सारी कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए। लेट मी शो यू द लिस्ट कि कौन कौन से लिस्ट हैं जो इसमें ऐड हुई हैं, राइट। और मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन भी आगे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कोडियट्टम, मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये नाम अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिए। मैं इसके आगे ईयर्स भी आप लोगों को लिखूंगा कि कौन कौन से ईयर्स के दिन, कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी चीज़ जुड़ी थी। सो कोडियट्टम, कोडियट्टम क्या है, इट्स अ संस्कृत थिएटर ऑफ केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप प्लीज़ ऐड करते जाइएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, नाम लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा हट भी जाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा कि कोडियट्टम। उसके बाद है वैदिक चैंटिंग, तीसरा है रामलीला, चौथा है रम्मन। रम्मन क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट इज चाउ डांस। व्हाट इज चाउ डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। कालबेलिया, इट्स अ क्लासिकल फोक डांस ऑफ, नॉट क्लासिकल, इट्स अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। Ladakh Buddhist chantings, it is the recitation of sacred Buddhist text in Ladakh. Then Manipuri Sankirtana, it is Sankirtan, it is the type of Kirtan, ritual singing, drumming and dancing of Manipur. Traditional brass and copper craft of utensil making, ये कहाँ का है, it is of Jandalia Guru, Punjab. Then next is yoga. It is the ancient Indian physical, mental and spiritual practice. You all are aware of what is yoga.
नेक्स्ट इज कुंभ मेला, एंड लास्ट वन अगर आप लोग यहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो लास्ट वन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, इट इज द दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। अब दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। मैं ईयर लिख देता हूँ कि कौन कौन सी ईयर में ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो कोडियट्टम जो है, कोडियट्टम इज बीन, कोडियट्टम, वैदिक चैंटिंग एंड रामलीला, ये ऐड हुआ था 2008 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट लिस्ट में। ये तीनों ऐड हुए थे 2008 में। रमन जो है इट वाज एडेड इन 2009, राइट। देन चाउ डांस, कालबेलिया एंड मुडियट्टू। मुडियट्टू भी ये आपको पता होना चाहिए, रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। कई सारी चीजें हैं, ये ऐड हुए थे 2010 में, ठीक है। ये तीनों, ये सब आप प्लीज लिखते रहिए। लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग ये ऐड हुए थे 2012 में। मणिपुरी संकीर्तना ये ऐड हुआ था 2013 में। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर मेकिंग ये ऐड हुआ था 2014 में, राइट। योगा वाज एडेड इन 2016। योगा वाज एडेड इन 2016। देयर इज वन मोर नेम मिसिंग, योगा एंड नवरोज। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यस देयर इज वन नेम मिसिंग इन माय लिस्ट। यहाँ पे केवल 13 नाम ही हैं, जबकि 14 नाम होने चाहिए। गलती कहाँ है उसको मैं सुधार लेता हूँ। अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई, नो इश्यूज। कभी कभी टेक्स्ट में गलती हो जाती है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। योगा एंड नवरोज, योगा एंड नवरोज जो है ये हमारे ऐड हुआ था इन द ईयर 2016। योगा आप लोगों को पता है कि भाई योगा क्या चीज है, इट्स एंशिएंट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, वेयर एज नवरोज क्या है, इट्स द पर्शियन न्यू ईयर। ये भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का पार्ट है। कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला ऐड हुआ था 2017 में और 2021 में 2021 में दुर्गा पूजा ऐड हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। वापस बोल देता हूं, कोडियट्टम, वैदिक चांटिंग और रामलीला ये तीन चीजें ऐड हुई थी 2008 में। रमन ऐड हुआ था 2009 में। चाउ डांस, कालबेलिया और मुडियट्टू ऐड हुए थे 2010 में। लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग 2012 में। मणिपुरी संकीर्तना 2013 में। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर मेकिंग 2014 में। योगा एंड नवरोज 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। दुर्गा पूजा 2021 में और 2013 में लेटेस्ट एडिशन क्या था, गरबा, राइट, ये ऐड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं। द लास्ट एंड द लास्ट न्यूज ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स क्लास, दैट इज इटली लीव्स BRI। व्हाट इज BRI? BRI का फुल फॉर्म ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है, इट इज द एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ आवर गुड नेबर चाइना, राइट। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI। इसका पुराना नाम जो था, उस पुराना नाम इसका था OBOR। OBOR का फुल फॉर्म था वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। तो कई लोगों को इसमें दिक्कत थी, व्हाट इज वन बेल्ट, व्हाट इज वन रोड, क्या चाइना टेक ओवर करना चाहता है? तो चाइना को जब रियलाइज हुआ कि हाय राम मैं तो फंस जाऊंगा, तो उन्होंने OBOR का नाम चेंज करके कर दिया BRI, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन BRI के अंदर भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्राइक इसको पता चाइना को झेलनी पड़ी कि हाल ही में इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी, हाल ही में आपने इनके ऊपर कई सारे मीम्स देखे होंगे, क्योंकि इन्होंने एक हैशटैग यूज़ किया था मोदी प्लस मेलोनी, मेलोडी का इन्होंने हैशटैग यूज़ किया था। तब से इन्हें भारत की स्वघोषित भाभी, राष्ट्रीय भाभी, राजमाता घोषित कर दिया गया है। खैर नॉनदलेस ये सब तो इंडिया के ट्रोल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम है, तो शायद यही उन लोगों ने डिस्कस करके मेलोडी डाला होगा, वरना ऑफिशियली तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट नॉनदलेस, सो व्हेन इटली के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में BRI छोड़ने की
बात करी है, ऑफिशियली ये चीज़ बोल दी गई है कि भाई हम BRI का पार्ट नहीं है। BRI क्या है बच्चों? इट्स अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट है जो आपके चाइना के जियान रीजन से शुरू होकर, दिस इज दी रोड बेल्ट, दिस इज द रोड बेल्ट। जो आपको रेड में दिख रहा है दिस इज द रोड बेल्ट, और जो आपको ब्लू में दिख रहा है दिस इज द मैरीटाइम बेल्ट। मतलब यहां पे दूसरे दूसरे देशों के पोर्ट्स को लिया जाएगा और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाएगा। जो ऑफिशियल इनका प्लान था उसमें इंडिया का कोलकाता और चाइना का कोलंबो पोर्ट भी इसमें मौजूद था, राइट। इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, राइट। इनिशियली पाकिस्तान वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट अभी आपको जान के हैरानी होगी दैट पाकिस्तान ही एक अकेला ऐसा देश है जो चाइना के पीछे हाथ धो के पड़ा है कि भाई हमारे देश में इन्वेस्ट करो, और उनकी जो बॉर्डर है वो भी कुछ इंडिया से होते हुए जा रही है, इंडिया के POK से होते हुए जा रही है। और इसीलिए ये हमारे लिए एक बड़ा ही कंटेंशन का इशू है कि भाई जो है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो इंडिया की टेरिटरी से होकर जा रहा है कश्मीर की, तो इंडिया इज़ नॉट अलाउइंग इट। तो इंडिया तो शुरू से ही इसका पार्ट नहीं था, लेकिन हाल ही में केवल एक कंट्री यूरोप की जो इसका पार्ट बची थी वो थी इटली, वो भी इससे बाहर निकल गई है क्योंकि इटली का एक मेजर अंग था वेनिस। तो वेनिस जो है वो इसमें जुड़ना चाहता था, या इनिशियली उसने प्रोजेक्ट में हामी भरी थी, लेकिन अब इटली ने भी इसके टाटा गुड बाय ख़त्म बोल दिया है, राइट। मैपिंग के बेस पे अगर हम देखें, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि BRI क्या शुरू है इसको। अच्छा, एक टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है BRI से जुड़ा हुआ, कि भाई BRI को छोड़ने के लिए कई सारे देश क्यों डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं या क्या कारण है, इंडिया USA क्यों इसके लिए चैनलाइजिंग कर रहे हैं। तो चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि BRI के माध्यम से चाइना इज फॉलोइंग दैट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना जो है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ऋण जाल की नीति अपना रहा है। ऋण जाल की नीति क्या है? ऋण जाल की नीति है कि छोटे छोटे देशों को बड़ा बड़ा लोन अमाउंट दिया जाएगा और उन देशों को की अर्थव्यवस्था को टॉपल कर दिया जाएगा, और टॉपल करने के बाद चाइना क्या करेगी, उस देश की लैंड को 99 साल के लिए लीज पर ले लेगी या 100 ईयर्स के लिए लीज पर ले लेगी, ताकि उस देश का वो 99 ईयर्स के लिए ले लेगी। तो जब आज मैंने कमिटमेंट किया तो 99 साल बाद तो मैं जीवित रहूँगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो अक्सर जल्दी ही मरते हैं, है ना। तो वो मैं तो जीवित रहूँगा नहीं ना, जिसने किया वो जीवित रहेगा। तो आफ्टर 99 ईयर्स हु नोस क्या होगा, लेकिन 99 ईयर्स के लिए डिक्री तो है, 99 ईयर्स के लिए वो पॉलिसी तो है, वो लैंड तो चाइना के पास रहेगी। और ऐसे एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान में देखे हैं, ऐसे एग्जाम्पल हमने श्रीलंका में देखे हैं, जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है श्रीलंका की। आपने देखा होगा क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, इट्स बिकॉज ऑफ चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी। तो कभी कभी ये चीज़ें सत्य भी निकलती हैं कि क्या चाइना रियली में ऐसा करा रहा है, कि या उस देश की अर्थव्यवस्था ही ऐसी थी कि वो गिर रही है। बट ऐसा नहीं होता है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती जब तक एक्सटर्नल पुश मिलता है या नीचे गिराने के लिए। तो चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और चाइना चूँकि डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना की कोई पॉलिसी ओपन में नहीं है, चाइना के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, जो वहाँ का मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। तो हमें कई पैरामीटर्स जो चाइना द्वारा दिए जाते हैं उस पर यकीन नहीं होता है। और इसी वजह से जब हम कहते हैं कि इट्स अ डेट ट्रैप पॉलिसी, तो चाइना के पास सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई क्लूज होते भी नहीं है, राइट। बट फिलहाल हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो IAS RAS के पेपर में पूछा जा सकता है, वो है इटली की मैपिंग, राइट। तो इटली के मैप से रिलेटेड 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई इटली का जो है, इटली के आसपास कौन कौन सी सीज हैं। सबसे पहले तो इटली के नॉर्थ में एड्रियाटिक सी है, राइट। इसी एड्रियाटिक सी जुड़ती है आयोनियन सी से, राइट। और ये आयोनियन सी नीचे इधर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इधर आयोनियन सी में मिलती है, राइट। इटली के ठीक नीचे तेहरेनियन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इधर मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी और तेरेनियन सी के बीच इटली का ही एक पार्ट है सिसिली, राइट। उसको जोड़ती है मेसिना स्ट्रेट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, राइट। दूसरा सिसिली और नीचे अफ्रीका के बीच में माल्टा चैनल,
यहाँ पे बनाया गया है। और स्ट्रेट ऑफ सिसिली जो है वो जोड़ती है आपके माल्टा और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, अफ्रीका के इधर जोड़ती है, और ठीक इसी के नीचे इजिप्ट आ जाता है। तो मैपिंग बेस में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, बाय।